हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है वायु जीवन के लिए आवश्यक का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1-2 चैप्टर ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर उसे चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 3। पहला जो है वो है आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, जिसमें से आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है तो उसी में से ढूंढते हैं। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है, तो पहला नंबर में हो जाएगा वायुमंडल कहलाती है। दूसरा, सभी जंतु श्वसन में वायु से डैश लेते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तीसरा, जलने में डैश गैस सहायक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा, गतिशील वायु को डैश कहते हैं, तो पवन कहते हैं। पांचवा, वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर मैं इसके बाद देखिएगा एक नंबर के बाद यहाँ देखिए 3 नंबर हो गया। ये एग्जैक्टली 3 नंबर नहीं है, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 नंबर। तो खंड ख के साथ हम लोग को मिलान करना है। हवा क्या हो जाएगा, एक गतिशील वायु हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये जलने में सहायक होता है। तीसरा, नाइट्रोजन भी जलने में सहायक नहीं है। और चौथा, वायु, ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है सही उत्तर के सामने सही और गलत के सामने गलत का आपको निशान लगाना है। चलिए, पहला नंबर है वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, एकदम सही है। दूसरा, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तीसरा नंबर है ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायक होती है, ये भी सही है। चौथा, वायु में हवाई जहाज उड़ने में सहायक होती है। ठीक है, वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। क्या वायु से हम लोग हवाई जहाज उड़ा सकते हैं फूंक करके? पॉसिबल नहीं है। वायु को हम देख सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है वायु के संगठक क्या है। देखिए, ये वर्ड जो संगठक है, संगठक कहने का मतलब है इसमें क्या क्या और मिला हुआ है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा हवा कई गैसों से बनी होती है। हवा की संरचना में हवा के 3 मुख्य घटक होते हैं, अर्थात नाइट्रोजन जिसका परसेंटेज है 78, ऑक्सीजन जिसका परसेंटेज है 21 और आर्गन जिसका परसेंटेज है 1, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प। हवा में कुछ अन्य गैस भी होती है लेकिन उनका प्रतिशत ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर, किमी कहने का मतलब है किलोमीटर, की मोटाई में लपेटने वाले, ठीक है, गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर गैस का एक आवरण है, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी का चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे को से करना है एक रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस शोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन शोषण के लिए आवश्यक। देखिए यहाँ शोषण हो गया, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, शोषण के लिए आवश्यक हो जाएगा। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7वां नंबर में पूछा गया जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले क्यों बाहर आते हैं, तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी के ढेर में मिट्टी के कणों के बीच की जगह में हवा मौजूद होती है। जब इस पर पानी डाला जाता है तो पानी हवा को विस्थापित कर देता है जो हवा के बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर में पूछा गया वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा वायु में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर में पूछा गया है वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप इसको कैसे प्रमाणित करेंगे, वाद्य यंत्र यानी जिसको हम लोग मुंह से फूंक करके बजाते हैं या बजाने वाला जो यंत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर बोल रहे हैं तो बोल पा रहे हैं तो हवा के कण से दूसरे तक वो बात पहुंच रहा है और वो उसको सुन पा रहा है। अगर आप सिर्फ इशारा करेंगे तो क्या है, आवाज़ नहीं जाएगा। ठीक, वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वाद्य यंत्रों से निकली ध्वनि हेतु आवश्यक है। ठीक है, ध्वनि अगर निकलेगा तो ही कान तक पहुंचेगा, ध्वनि नहीं निकलेगा तो आवाज़ आएगा कहाँ से। प्रयोगात्मक इसमें प्रमाण देखते हैं। यदि आप वायु के बिना किसी वायु आधारित यंत्र का प्रयोग करें तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा या उसकी ध्वनि गुणवत्ता बहुत खराब होगी। उदाहरण के लिए बिना वायु के बांसुरी बजाना
संभव ही नहीं है। यानी आपको बांसुरी बजाना है लेकिन उसमें फूंक नहीं मारना है। कैसे बजाओगे थोड़ा कमेंट में बताना जरूर। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपको कैसे पता चला कि वायु में जल वाष्प है। आप कैसे ये बता पाएंगे? तो उत्तर हो जाएगा, गर्मी के दिनों में गिलास में पानी के साथ बर्फ़ डालकर थोड़ी देर रखें। या आप क्या करेंगे, फ्रिज में गिलास में ऑलरेडी पानी जमा हुआ है, उसको लेकर के आप बाहर करेंगे। आप देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ने लगती है। अक्सर लोग बोतल वगैरह फ्रिज में रखते हैं, जब उसको बाहर से निकालेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसका साइड का जो लेयर है उसमें पानी का बूंद वगैरह आपको दिखाई पड़ता है। ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से ही आती है, ना कि गिलास में रखे हुए पानी से। ये बूंदें किसकी वजह से? तो जलवाष्प की वजह से आती है। इस प्रयोग से ये साबित होता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 11 नंबर, जिसमें पूछा गया ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाएं जो वायु में उपस्थिति के कारण संभव है। यानी वायु में उपस्थिति के कारण कौन सा काम हो सकता है? पहला, जीवित प्राणी श्वसन इसी के वजह से होता है। दूसरा, पवन चक्की को घूमने के लिए हवा चाहिए। तीसरा, पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने के लिए भी इसका जरूरत पड़ता है। चौथा, पौधे में बीजों को इधर उधर फैलाने के लिए भी इसी का जरूरत पड़ता है। पांचवा, नाव को खेने के लिए, वो जो नाव में पाल लगा रहता है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, ग्लाइडर, पैराशूट या हवाई जहाज़ चलाने के लिए भी इसका ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैं ग्लाइडर और पैराशूट का तो ज़रूरत है, हवाई जहाज़ के लिए आप यहाँ पर मैं क्या है उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों के लिए कंपलसरी है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला गया है आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली जगह या खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है। तो इसको भी चलिए देखते हैं। खाली गिलास वास्तव में खाली नहीं होता, बल्कि उसमें हवा भरी होती है। इसमें एक सरल प्रयोग से सिद्ध किया जाता है, जिसमें एक खाली बोतल को पानी से भरे बीकर में हम लोग उल्टा करके रखते हैं। बोतल को उल्टा धकेलने पर पानी बोतल में क्या होता है, प्रवेश नहीं करता, क्योंकि हवा के बाहर निकलने का कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को झुकाया जाता है तो हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और पानी खाली जगह को भर देता है। इससे पता चलता है कि खाली गिलास में हवा से भरा होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप एक मग लेके भी कर सकते हैं। मग को सीधा आप अगर बाल्टी में डुबाएंगे तो वो नहीं डूबेगा, पूरा प्रेशर आप लगाएंगे तो भी नहीं डूबेगा, लेकिन जैसे आप उसको एंगल में थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं बुलबुला निकलता है और पानी उसमें पूरा भर जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि हाँ, खाली स्थान जो है कोई भी चीज़ खाली नहीं होता है। 13 नंबर है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? अगर मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, मुंह से सांस लेने से हमें नुकसान हो सकता है। हवा में कुछ गैसें जलवाष्प पर धूलकण मौजूद होते हैं। जब हम नाक से हवा अंदर लेते हैं तो नाक में मौजूद महीन बाल और बलगम धूलकणों को श्वसन के पथ में जाने से रोकते हैं। आप देखेंगे नाक में जो बाल है वो एग्जैक्टली फिल्टर के रूप में काम करता है, लेकिन अगर मुँह से सांस लेते हैं तो हानिकारक धूलकण हमारे शरीर में सीधे प्रवेश कर देते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इस प्रकार मुँह से सांस लेना हमारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए मुँह से सांस अगर आप लेते हैं तो उसको यथाशीघ्र बंद करें। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि अगर दो मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार के ग्लास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर चलेगी और क्यों? चलिए उत्तर देखते हैं। जिस मोमबत्ती को बड़े ग्लास से ढकेंगे वो ज़्यादा देर तक चलेगी, क्योंकि जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रयोग में लाए गए ग्लास में वायु एक सीमित मात्रा में होता है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है। और यानी दूसरी मोमबत्ती का जो है वहाँ पर में ग्लास, अगर पहला मोमबत्ती का ग्लास बड़ा है और दूसरा वाला का छोटा है, इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। ऐसा है तो यहाँ पर में क्या है, बड़ा वाला ज़्यादा देर तक चलेगा, छोटा वाला जो है कम देर तक चलेगा। तो बोल सकते हैं दूसरी मोमबत्ती की लो अधिक ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए वो देर तक जलेगी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं 15 नंबर में। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा। कोई भी पौधा, पशु जीवन जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा और जलना असंभव हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये था आपका साइंस का चैप्टर 3। इसका मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऑलरेडी बना लिया है, जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।